आज अपन करण या कार्य कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। करण या कार्य कार्य। व्यवसाय कैसा भी हो, किसी भी युग में किया जाए, इसमें सदैव दो पक्षकार विद्यमान रहते हैं, रहे हैं और रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। इन पक्षकारों को क्रेता एवं विक्रेता के नाम से जाना जाता है। विक्रेता को माल बेचने के लिए क्रेता की आवश्यकता एवं खोज रहती है, जबकि क्रेता को माल खरीदने हेतु विक्रेता की खोज करनी पड़ती है। अतः क्रय विक्रय ही व्यवसाय के आधारभूत कार्य हैं। हम क्रय कार्य के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे हैं। क्रय कार्य या करण का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ परचेजिंग। सामग्री प्रबंध के संदर्भ में सामान्यतः करण से तात्पर्य सामग्री, यंत्रों, औजारों, उपकरणों, परिचालन, आपूर्तियों की अधिप्राप्ति से लगाया जाता है। किंतु वर्तमान युग में करण कार्य की नए ढंग से परिभाषा की जाती है। ऐसी कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कार्ल हेल के अनुसार क्रय कार्य वह कार्य है जो सही प्रकार की सामग्री को सही स्थान पर, सही समय पर, सही मात्रा में तथा सही मूल्य पर उपलब्ध कराने में सहायक है। वेस्टिंग फायन तथा जेन्स के अनुसार क्रय कार्य सामग्री का वह कार्य है जो दैनिक खरीद कार्य से बहुत व्यापक है तथा इसमें नियोजन एवं नीति से संबंधित एवं पूर्व क्रियाओं का विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित है। लिंडर्स, फिरौन तथा इंग्लैंड के अनुसार करण खरीदने, आवश्यकताओं को जानने, आपूर्तिकर्ताओं को खोजने एवं उनका चयन करने, मूल्य तथा अन्य शर्तों पर समझौता करने तथा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने हेतु अनुवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार क्रय कार्य के बारे में इसमें इन्होंने बताया है। अब संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि करण या क्रय कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामग्री को क्रय करने हेतु सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करने, आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने, मूल्य एवं आपूर्ति की अन्य शर्तें निर्धारित करने तथा सामग्री की यथा समय सुपुर्दगी सुनिश्चित करने का सुनियोजित प्रबंध किया जाता है। वस्तुतः करण वह प्रक्रिया है जिसमें सही समय व स्थान पर, सही मूल्य व शर्तों पर, सही मात्रा में, सही स्रोत से आवश्यक सामग्री की खरीद एवं सुपुर्दगी को सुनिश्चित किया जाता है। अब क्रय कार्य की विशेषताएं या इसकी प्रकृति। क्रय कार्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है जो इस प्रकार है। क्रय कार्य एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये मात्र मूल्य देकर माल खरीदने का एक बिंदु कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक व्यापक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सामग्री की आवश्यकता के पूर्वानुमान से लेकर सामग्री की आपूर्ति के सभी कार्यों का प्रबंध किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सामग्री की सही मात्रा, सही स्रोत से, सही मूल्य में शर्तों पर, सही समय और स्थान पर आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। क्रय कार्य एक व्यापक कार्य है। इसमें केवल कच्ची सामग्री की खरीद का कार्य सम्मिलित नहीं है, बल्कि कच्चे माल, यंत्र, उपकरण, औजार, परिचालन, आपूर्तियां इत्यादि सभी आवश्यक सामग्री के क्रय संबंधी कार्य सम्मिलित है। क्रय कार्य की पुरानी अवधारणा बदल चुकी है। पहले ये केवल एक सेवा कार्य था, सर्विस फंक्शन था या सहायक कार्य समझा जाता था, जिसके अंतर्गत पैसा खर्च करके माल खरीदना तथा उसकी आपूर्ति करना ही मूल कार्य समझा जाता था। किंतु वर्तमान में यह संस्था का अभिन्न कार्य माना जाता है, जो संस्था की लाभदेयता एवं अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। क्रय कार्य सर्वव्यापी कार्य हैं। व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, क्रय कार्य सभी संस्थाओं को करना ही पड़ता है। क्रय कार्य का पैसाकरण होता जा रहा है। क्रय कार्य मुद्रा प्रबंध का रूप ले रहा है, मनी मैनेजमेंट। ये कार्यशील पूंजी के प्रबंध एवं तरलता प्रबंध को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कार्य हैं। इस प्रकार ये क्रय कार्य की कुछ विशेषताएं थी। अब है क्रय नियोजन, परचेज प्लानिंग। क्रय नियोजन
नियोजन का सामान्य अर्थ होता है भविष्य में जानने विधि, कि भविष्य में कौन सा कार्य किसके द्वारा किस प्रकार से किन साधनों से संपर्क किया जाएगा, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। करे नियोजन, करे यानी खरीदना, तो खरीदने का नियोजन करे नियोजन कहलाता है। करे नियोजन, करे तथा नियोजन शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। करे से तात्पर्य मूल्य के बदले किसी भी सामग्री या उत्पाद को खरीदने से है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का वर्तमान में निर्धारण किया जाता है। नियोजन का मूल भविष्य में निहित है। अतः नियोजन प्रक्रिया के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किस नीति नियम एवं विधि से करना है, किन संसाधनों से एवं किन व्यक्तियों द्वारा किया जाना है, इसके यही नियोजन कहलाता है। इसी आधार पर करे नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य में कार्य करने से संबंधित कार्य को निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में भावी कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित बातों को निर्धारित किया जाता है। क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कितना खरीदना है, किस मूल्य पर खरीदना है, किस नीति नियम विधि से खरीदना है। इस प्रकार के नियोजन में उपयुक्त बने सभी प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इन्हीं प्रश्नों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न शीर्षकों को स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे। नियोजित करे कार्य के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्ड परचेजिंग। वेस्टिंग फाइन तथा जेंज के अनुसार जब कार्य एजेंट यह कहता है कि उसका दायित्व सही किस्म की सामग्री सही मात्रा में सही समय पर सही मूल्य पर सही स्रोतों से सही स्थान पर सबूत शीत खरीदना है, तो वह सामान्य रूप से अच्छे कार्य के उद्देश्य ही प्रकट कर रहा है। संक्षेप में करण या नियोजित कार्य के कुछ उद्देश्य होते हैं जो इस प्रकार है। पहला, सामग्री की निर्बाध एवं निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करना। दूसरा, उत्पादन प्रक्रिया के निर्बाध एवं निरंतर संचालन को सुनिश्चित करना। तीसरा, उत्पादन समय सारणी को सफलतापूर्वक पूरा करना। चौथा, यथासंभव न्यूनतम लागत मूल्य पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना। यथा समय न्यूनतम पूंजी निवेश से संस्था की सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करना। पूर्व निर्धारित प्रमापों, तकनीकी विशिष्ट विवरणों आदि के अनुरूप सही किस्म की सामग्री क्रय करना। क्रय के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना। आपूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंधों का विकास करना। सामग्री की क्रय की अनावश्यक पुनरावृत्ति को रोकना एवं सामग्री के अपव्यय को रोकना। संस्था की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बनाए रखने में योगदान देना। अच्छे किस्म की सामग्री की यथा समय सुपुर्द के द्वारा संस्था की उत्पादकता में अभिवृद्धि करना। ये इस प्रकार नियोजित कार्य के उद्देश्य हैं। संस्था की लाभदेयता में वृद्धि करना भी नियोजित करण का कार्य का उद्देश्य है, और संस्था की ख्याति में अभिवृद्धि में योगदान देना, ये इस प्रकार ये नियोजित कार्य के उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए कार्य नियोजन किया जाता है। नियोजित कार्य का महत्व, लाभ या उपादेयता। इम्पोर्टेंस, एडवांटेज, यूटिलिटी ऑफ प्लान्ड परचेजिंग। कार्य प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। अनुमान लगाया जाता है कि निर्माणी संस्थाओं में कुल लागत का लगभग 50% भाग सामग्री पर ही खर्च होता है। कुछ उद्योगों में यह व्यय 80% तक होता है। इतना ही नहीं, यह भी अनुमान लगाया गया है कि उद्योगों की 90% कार्यशील पूंजी सामग्री एवं उसके स्कंद में ही लगी रहती है। अतः इसमें कोई मतभेद हो ही नहीं सकता कि कार्य प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का अभिन्न एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छी कार्य व्यवस्था के महत्व को हम कुछ शीर्षकों से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, औद्योगिक संस्था का अभिन्न कार्य। कार्य प्रत्येक औद्योगिक संस्था का अभिन्न कार्य है। औद्योगिक संस्था का प्रमुख कार्य ही कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना है। अतः यदि कच्चा माल क्रय ही नहीं किया गया हो तो औद्योगिक संस्था का कार्य करना संभव नहीं रहेगा। अतः औद्योगिक संस्था के निरंतर संचालन हेतु नियोजित कार्य प्राथमिक आवश्यकता है। दूसरा, कुशल उत्पादन
प्रबंध नियोजित कार्य संस्था के उत्पादन प्रबंधन की कुशलता में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। नियोजित कार्य से अच्छी किस्म की सामग्री उचित मूल्य पर उचित समय पर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होती रहती है। इससे संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था निर्बाध रूप से एवं कुशलतापूर्वक संचालित होती रहती है। उच्च किस्म के उत्पाद नियोजित कार्य व्यवस्था से परमापित एवं तकनीकी विशेषताओं से युक्त सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इतना ही नहीं, संस्था की उत्पादन प्रणाली एवं परिस्थितियों के अनुकूल सामग्री भी प्राप्त की जा सकती है। इससे अंततः उच्च किस्म के उत्पादों में आसानी होती है। यथा समय माल की सुपुर्दगी नियोजित कार्य ग्राहकों को यथा समय माल की आपूर्ति देने में सहयोग करते हैं। नियोजित कार्य से संस्था में यथा समय पर्याप्त सामग्री आती रहती है। इससे उत्पादन समय सारणी अनुरूप होता है। इससे अंततः यथा समय माल की सुपुर्दगी संभव हो पाती है। पूंजी का अनुकूलतम उपयोग उचित प्रकार से कार्य करने से पूंजी का सदुपयोग होता है। नियोजित कार्य से उतनी सामग्री खरीदी जाती है तथा उसका उतना ही स्टॉक रखा जाता है जितनी आवश्यकता होती है। इससे सामग्री में अनावश्यक पूंजी निवेश नहीं हो पाता है। फलतः पूंजी का अनुकूलतम उपयोग संभव है। स्वदेशी सामग्री को प्रोत्साहन अच्छी कार्य व्यवस्था में स्वदेशी सामग्री को नियोजित रूप से प्रोत्साहन किया जाता है। निर्णय शोध करके विदेशी एवं आयाती सामग्री के स्थान पर स्वदेशी सामग्री के प्रभावी उपयोग की विधि ढूंढी जा सकती है। उचित मूल्य पर आपूर्ति समुचित प्रकार से कार्य करने से सामग्री की उचित मूल्य पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इसका कारण यह है कि नियोजित कार्य से अच्छे आपूर्ति स्रोतों, प्रतिस्पर्धी मूल्यों एवं शर्तों आदि पर माल कार्य करने में सहायक होता है। फलतः सामग्री यथा समय न्यूनतम मूल्यों पर संस्था में प्राप्त की जा सकती है। प्रभावी समन्वय नियोजित कार्य के द्वारा संस्था के सभी विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करना संभव होता है। कार्य से उत्पादन, विपणन, वित्त, तकनीकी आदि सभी विभाग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः इन सभी विभागों के बीच अच्छे समन्वय में से संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नियोजित कार्य से सभी के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। लागतों में कमी अच्छी कार्य व्यवस्था उत्पादन लागतों में कमी लाने में योगदान देती है। ऐसा केवल इसलिए ही नहीं होता है कि कम मूल्य पर सामग्री उपलब्ध हो जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कार्य नियोजित रूप से किया जाता है। शोध से ये प्रमाणित हो चुका है कि सामग्री की लागत में 1% कमी विक्रय में 10% बढ़ोतरी के बराबर लाभ देती है। प्रतिस्पर्धी क्षमता कार्य का समुचित निष्पादन संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बनाए रखने में सहायता करता है। ऐसा न्यूनतम मूल्य पर अच्छे उत्पादों की उपलब्धि से संभव हो पाता है। लाभदेयता में वृद्धि प्रभावी एवं नियोजित कार्य व्यवस्था से संस्था में लाभ की उचित मूल्य पर यथा समय सही किस्म के आवश्यक माल की आपूर्ति संभव होती है। इसके कारण निर्बाध उत्पादन होता है। उत्पादों की किस्म अच्छी होती है, सामग्री का अपव्यय नहीं होता है, माल का विक्रय बढ़ता है तथा पूंजी का अनुकूलतम उपयोग होता है। इससे अंततः संस्था की लाभदेयता में वृद्धि होती है। जॉन एच हिल ने अपने एक भाषण में सही कहा है कि अच्छी कार्य व्यवस्था अच्छे लाभों के लिए अति आवश्यक है। यानी गुड परचेजिंग इज एसेंशियल टू गुड प्रॉफिट्स। भ्रष्टाचार पर रोक समुचित कार्य व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। समुचित कार्य व्यवस्था से सामग्री की किस्म, तकनीकी गुण एवं विशेषताओं, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति स्रोत के निर्धारण, सुपुर्दगी एवं भुगतान का समय, विधि आदि संबंधी सभी बातें स्पष्ट होती है। इससे सामग्री कार्य आपूर्ति में भ्रष्टाचार संभावना न्यूनतम हो जाती है। आपूर्तिकर्ताओं से मधुर संबंध कार्य प्रभावी कार्य नियोजन उपयोग आपूर्तिकर्ताओं के साथ मधुर संबंध स्थापित करने में भी योगदान करता है। नियोजित कार्य व्यवस्था के कारण कार्य आदेशों में स्पष्टता एवं निरंतरता बनी रहती है। आपसी समस्याओं से दोनों पक्षकार परिचित रहते हैं तथा सुपुर्दगी में भुगतान के समय का पालन होता है। इन तथा ऐसे अन्य कारणों से आपूर्तिकर्ताओं के साथ मधुर संबंध बने रहते हैं। संस्था की ख्याति अच्छी कार्य व्यवस्था से अच्छे किस्म के उत्पाद माल की यथासमय आपूर्ति तथा आपूर्तिकर्ताओं से मधुर संबंध स्थापित होता है। इससे संस्था की ख्याति का निर्माण होता है।
अन्य लाभ। नियोजित कार्य व्यवस्था से निम्नलिखित कुछ अन्य लाभ भी हो सकते हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। सामग्री के क्रय निर्णय से पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा का सदुपयोग एवं संरक्षण किया जा सकता है। सामग्री के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जा सकती है। आकस्मिक घटनाओं के प्रभाव से आपूर्ति में गड़बड़ को नियंत्रित किया जा सकता है और औद्योगिक परियोजनाओं को यथा समय पर संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार ये क्रय कार्य, नियोजित क्रय कार्य के लाभ, उपयोगिताएं या उपादेयताएं, उसकी आवश्यकता के बारे में अपन को ये बिंदु समझने में सहायता प्रदान करते हैं। अब है क्रय कार्य के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ परचेजिंग। क्रय कार्य की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इस कार्य को सही प्रकार से संचालित और संपन्न किया जाए। इसके सफल संचालन हेतु कुछ सिद्धांतों का पालन करना परम आवश्यक है। क्रय कार्य की सफलता हेतु सामान्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। सही किस्म की सामग्री खरीदनी जानी चाहिए, सही मात्रा में खरीद की जानी चाहिए, सही मूल्य पर खरीद करनी चाहिए, सही समय पर खरीद करनी चाहिए और सही स्थान पर खरीद करनी चाहिए और सही स्रोत से खरीद की जानी चाहिए। अब इन सिद्धांतों को अपन संक्षेप में इनका अध्ययन करते हैं। पहला है सही किस्म, राइट क्वालिटी। उत्पाद की किस्म सामग्री की किस्म पर निर्भर करती है। सही सामग्री ही सही उत्पाद का आधार होती है। अतः सामग्री खरीद का प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि सही किस्म की सामग्री ही खरीदनी चाहिए, किंतु इस संदर्भ में यह भूलना नहीं चाहिए कि उच्च किस्म सही किस्म में अंतर होता है। अच्छी किस्म की सामग्री से अच्छा उत्पाद बनने की गारंटी नहीं है, केवल सही किस्म से ही अच्छा उत्पाद बनता है। सही किस्म की वह सामग्री है जो उत्पाद की आवश्यकता के अनुकूल है। सही किस्म की सामग्री निर्धारण करने के लिए उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं, तकनीकी आवश्यकताओं तथा सामग्री के मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। सही किस्म की सामग्री से ही कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे सही उत्पाद का निर्माण होता है, परमाणु के अनुसार उत्पादों का निर्माण हो पाता है, सामग्री का अपव्यय रुक जाता है, यंत्र एवं श्रम का सदुपयोग किया जा सकता है, संस्था की ख्याति का निर्माण होता है। दूसरा सिद्धांत सही मात्रा, राइट क्वांटिटी। निर्माण उत्पादन के लिए सही मात्रा में सामग्री का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। इस हेतु क्रय का एक सिद्धांत ये कहता है कि सामग्री का क्रय सही मात्रा में किया जाना चाहिए। सही मात्रा में सामग्री का निर्धारण करते समय कई बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार है। वह अवधि जिसके लिए सामग्री खरीदी जा रही है, उत्पादन की मात्रा, सामग्री कमी के कारण आने वाली लागतें, सामग्री के आदेश की लागतें, सामग्री संचय की लागतें, सामग्री के पूंजी निवेश की क्षमता आदि। सामग्री उचित मात्रा ही खरीदनी जानी चाहिए। आवश्यकता से बहुत अधिक या बहुत कम सामग्री क्रय नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करने से सामान्य पूंजी निवेश अधिक करना पड़ता है तथा संगठन की लागतें अधिक हो जाती है। अनुसंधान के कारण निम्न सामग्री के उपलब्ध होने पर पुरानी सामग्री के अनुपयोगी होने की जोखिम भी उठानी पड़ी है। सही मात्रा में सामग्री क्रय करने के लिए सामग्री की अनुकूलतम मात्रा या आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का गणना करनी चाहिए। EOQ बोलते हैं शॉर्ट में। इसका एक सूत्र होता है EOQ ज्ञात करने के लिए, EOQ बराबर √2RD/CS, यानी EOQ का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी आर्थिक आदेश मात्रा। दूसरा R का मतलब हुआ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स, यानी सामग्री की वार्षिक मांग कितनी है। D का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, अर्थात प्रति आदेश लागत क्या है। D का मतलब। C का मतलब पर यूनिट कॉस्ट, प्रति इकाई लागत कितनी है, प्रति इकाई आदेश लागत कितनी है। S का मतलब स्टोरिंग कॉस्ट, यानी सामग्री के संग्रहण की लागत क्या है। इसके आधार पर अपन EOQ ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी आर्थिक आदेश मात्रा से भी अधिक मात्रा का आदेश दिया जाता है। इसी भारी मात्रा में खरीद बल्क ऑर्डर कुछ लाभों को प्राप्त करने के लिए ही की जाती है, जैसे कम मूल्य, अधिक बट्टा, आपूर्ति की लागतों एवं विभिन्न लागत से मितव्ययता आदि। कभी कभी न तो आर्थिक आदेश मात्रा में ही सामग्री खरीदी जा सकती है, न भारी मात्रा में खरीद के लाभ भी उठाए जा सकते हैं।
ऐसा तब होता है जबकि उत्पादन बाजार तथा अन्य ऐसे घटकों में भारी उतार चढ़ाव होता है। ऐसी स्थितियों में समय परिस्थिति को ध्यान में रखकर सब वियोग से ही आदेश की मात्रा निर्धारित करनी पड़ती है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिनमें EOQ के आधार पर भी अपना उत्पादन नहीं खरीद करने की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट है सही समय, राइट टाइम। क्रय कार्य का एक सिद्धांत है, यह भी है कि सामग्री सही समय पर खरीदी जाए। सामग्री सही समय पर खरीदी हुई तब मानी जाती है जबकि सामग्री संयंत्र पर तब पहुँचे जबकि वहाँ सामग्री का स्टॉक न्यूनतम स्तर पर हो। यही वह समय होता है जबकि सामग्री में निवेश न्यूनतम होता है तथा स्टॉक की कमी भी उत्पन्न नहीं होती है। अतः सामग्री के क्रय करने की प्रक्रिया ऐसे समय प्रारंभ कर देनी चाहिए ताकि सामग्री की आपूर्ति इस समय तक हो जाए जबकि सामग्री का स्टॉक पूर्व निर्धारित न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाए। सही समय निर्धारित करते समय एक निर्धारित अवधि में सामग्री उपयोग की अधिकतम मात्रा तथा अधिकतम अग्रता सीमा लीड टाइम को ध्यान में रखना अवश्य चाहिए। सही मूल्य, राइट प्राइस। सामग्री की खरीद में एक सिद्धांत ये भी लागू होता है कि सामग्री सही मूल्य पर खरीदी जाए। सामग्री सही मूल्य पर नहीं खरीदने से उत्पाद महंगा हो जाता है और संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावित हो जाती है। सामग्री की सही मूल्य पर खरीद के लिए पर्याप्त सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। अनेक आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क कर मूल्यों की पूछताछ करनी चाहिए। आवश्यकता हो तो टेंडर आमंत्रित करने चाहिए। सभी आपूर्तिकर्ताओं के मूल्यों की तुलना करनी चाहिए और तुलना के समय मूल्यों के साथ आपूर्ति एवं भुगतान की शर्तों, नगद एवं व्यापारिक बट्टा, भौगोलिक दूरी एवं परिवहन लागत आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। मूल्य निर्धारण करने में मोल भाव कर समझौता करने की नीति अपनानी चाहिए। सही स्थान, राइट प्लेस। सामग्री खरीद का एक सिद्धांत ये भी है कि ये खरीद सही स्थान पर की जानी चाहिए। सही स्थान पर खरीद का आशय है कि सामग्री सुपुर्दगी सही स्थान पर प्राप्त होनी चाहिए। सामान्यतः आपूर्तिकर्ता अपनी सुविधा से सुपुर्दगी का ऐसा स्थान निर्धारित करना चाहता है, किंतु क्रेता को सामग्री की खरीद करते समय अपनी सुविधा को ध्यान में रख के ही सुपुर्दगी स्वीकार करनी चाहिए। गलत स्थान पर सामग्री सुपुर्दगी स्वीकार करने से संपूर्ण क्रय योजना की सफलता खटाई में पड़ जाती है। इससे सामग्री की लागत व चीज़त बढ़ जाती है तथा सामग्री उपयोग में भी कठिनाई भी हो सकती है। सही स्रोत, राइट सोर्स। सामग्री खरीद का स्रोत भी सही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में सामग्री का आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, सप्लायर और वेंडर सही होना चाहिए। सही आपूर्तिकर्ता या विक्रेता वह होता है जो सही सामग्री सही मात्रा में सही मूल्य पर सही समय स्थान पर आपूर्ति कर सकता है। ऐसा आपूर्तिकर्ता अपने अनुबंध को ईमानदारी से निभाता है। इतना ही नहीं, वह नवीन वैकल्पिक सामग्री की जानकारी भी देता रहता है। वह सामग्री बाजार की नवीनतम प्रवृत्तियों से भी अवगत करवाता रहता है। वह अच्छे समय का साथी नहीं होता बल्कि सदैव अच्छे संबंध को बनाए रखने में विश्वास रखता है। सामग्री के सही स्रोत या सही आपूर्तिकर्ताओं की खोज करनी पड़ती है। इस हेतु टेंडर, सूचना, विज्ञापन, मूल्य सूचियाँ, व्यापार निर्देशकों, व्यापार संघों, व्यापारिक सहयोगियों आदि की मदद ली जा सकती है। इस प्रकार ये क्रय कार्य के 6 सिद्धांत थे जिन सिद्धांतों का पालन करते हुए नियोजित क्रय किया जा सकता है ताकि संस्था की सफलता बनी रहे। धन्यवाद।